Hello everyone, this is part 3 of class 10th NCERT History Chapter 3, The Making of a Global World, Role of Technology। तो देखो अब हम टेक्नोलॉजी का रोल समझने वाले हैं। जितनी भी चीजें थी जैसे कि रेलवेज हो गई, स्टीम शिप्स हो गई, टेलीग्राफ हो गई, ये सब ना इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे जिसके कारण ना 19th सेंचुरी की दुनिया में काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती है ना, ये एक अच्छे खासे सोशल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो जो कोलोनियलाइजेशन, ये एक ऐसा फैक्टर बना जिसके कारण ना इन्वेस्टमेंट होने लगी, ट्रांसपोर्ट में इंप्रूवमेंट होने लगी, फास्टर रेलवेज आई, हल्के वैगन्स होने लग गए थे, लाइटर वैगन्स और बड़ी बड़ी शिप्स होने लग गई थी ना। तो इसके कारण देखो फूड जो है वो इजिली चीपली मतलब कम रेट्स में कम प्राइस में फूड की मूवमेंट करा सकते हैं। तो वो बहुत दूर दूर जो फार्म्स होते थे ना उससे मार्केट तक क्विकली पहुंच जाता था फूड, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिली। तो देखो जो ट्रेड थी ना मीट में, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है ये कनेक्टेड प्रोसेस समझने के लिए। देखो 1870s तक ना अमेरिका से यूरोप तक ना एनिमल्स को जिंदा लिविंग एनिमल्स को ही शिप करते थे, और फिर उसको जब वो यूरोप पहुंच जाते थे ना तब उनको स्लॉटर किया जाता था, मतलब काटा जाता था। लेकिन देखो लाइव एनिमल्स को जो शिप करते थे ना, तो ये शिप में बहुत ज्यादा जगह लेते थे और कई तो सफर में ही मर जाते थे। कभी बीमार हो जाते थे जानवर, अपना वेट लॉस कर देते थे या फिर खाने के लिए अनफिट हो जाते थे। तो मीट ना एक तरह से एक्सपेंसिव लग्जरी बन गया था, और यूरोपियन पुअर जो होते हैं ना उनकी रीच से बाहर ही था। तो हाई प्राइसेस थे, इसके कारण इसकी डिमांड और प्रोडक्शन कम ही रही थी जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं आई। नई टेक्नोलॉजी आ गई रेफ्रिजरेटेड शिप्स की, तो अब देखो अब इससे ना पेरिशेबल फूड्स को मतलब खाद्य जो भी खाना होता है ना उसको लंबे डिस्टेंसेस तक लेके जा सकते हैं रेफ्रिजरेटेड शिप्स के हेल्प से। अब एनिमल्स को जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना फूड की डिमांड के लिए, उधर ही स्लॉटर कर सकते थे। मतलब अब उधर ही स्लॉटर किया, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में स्लॉटर कर दिया और फिर उनको यूरोप में फ्रोजन मीट की तरह ट्रांसपोर्ट करते थे। तो इसके कारण देखो शिपिंग कॉस्ट भी कम हो जाती थी और इससे यूरोप में ना मीट के प्राइसेस भी कम हुए हैं। तो अब जो यूरोप का पुअर है ना वो थोड़ी अच्छी डाइट ले सकता है। पहले सिर्फ ब्रेड या पोटैटोज पे ही डिपेंड रहते थे, अब वो मीट को भी ऐड कर सकते हैं, बटर एग्स को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो अच्छी लिविंग कंडीशंस थी ना इसके कारण कंट्री में भी सोशल पीस आया और अब्रोड भी, मतलब बाहर भी ना इंपीरियलिज्म को सपोर्ट मिलने लग गया था। लेट 19th सेंचुरी कोलोनियलिज्म, तो देखो ट्रेड या मार्केट्स जो है लेट 19th सेंचुरी में काफी एक्सपेंड हुई। लेकिन देखो अ, ये सिर्फ एक ऐसा ही पीरियड नहीं था जिसमें ट्रेड एक्सपेंड हो रही है या फिर प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है। हमें ये भी देखना चाहिए कि इस सारे प्रोसेस की ना एक डार्क साइड भी है। वर्ल्ड के कई पार्ट्स में जो ये ट्रेड का एक्सपेंशन हो रहा था और जो वर्ल्ड एकदम से क्लोज रिलेशनशिप में आता जा रहा था, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी एक क्लोज रिलेशनशिप में आ रही थी, तो इसका मतलब ये भी था कि कई लोग अपनी फ्रीडम खो रहे हैं, अपनी आजीविका खो रहे हैं। लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंक्वेस्ट जो हुई थी ना, तो इसके कारण काफी पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल, इकोलॉजिकल चेंजेस आए हैं उन कोलोनाइज सोसाइटीज में जिनको उन्होंने कोलोनाइज किया। तो इनको वो वर्ल्ड इकोनॉमी में ले गए थे, तो इनको चेंजेस देखने पड़े हैं काफी। तो देखो इस मैप को देखो, अब इसमें ऐसा लगेगा कि कुछ बॉर्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट से चल रहे हैं, जैसे कि स्केल से बना दिए, रूलर से बनाए गए हो, जैसे इजिप्ट वाला ही देख लो कितना स्केल से बनाया हुआ ऐसा लग रहा है। तो कई जो राइवल यूरोपियन पावर्स होती थी ना उन्होंने अफ्रीका में इस तरह से बॉर्डर्स बना लिए थे अपनी अपनी टेरिटरीज को मार्क करने के लिए। 1885 में जो बड़ी यूरोपियन पावर्स थी वो सब बर्लिन में मिली और उन्होंने इस तरह का अफ्रीका का नक्शा आपस में बांट लिया। तो ब्रिटेन और फ्रांस जो थे उन्होंने भी अपने जो एरिया था ना उनके पास उसमें एडिशन की है। ओवरसीज टेरिटरीज जो ब्रिटेन और फ्रांस की थी उन्होंने लेट 19th सेंचुरी में काफी एडिशंस की। बेल्जियम और जर्मनी नई कॉलोनियल पावर्स भी बन चुके थे और यूएस भी एक कॉलोनियल पावर लेट 1890s में बन गया था, क्योंकि उसने ना कुछ कॉलोनीज स्पेन की ले ली थी। तो अब हम रिंडर पेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो अफ्रीका में 1890s में एक फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज, मतलब एक जल्दी से फैलने वाला डिजीज ना कैटल प्लेग टाइप का डिजीज था, मतलब पशुओं में होने वाला प्लेग टाइप का डिजीज था, इसको रिंडर पेस्ट कहते थे। तो इसका भी इम्पैक्ट लोगों की आजीविका पर या फिर लोकल इकोनॉमी पर बहुत आया है। तो इससे हम ना अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो यूरोपियन इंपीरियल इम्पैक्ट आया था, मतलब जो इंपीरियल मंसूबे थे ना उनके, उनका क्या इम्पैक्ट रहा था कॉलोनियल सोसाइटीज पे। तो इससे अच्छी तरह से समझ आ जाता है कि ना ये जो कंकेस्ट था ना, तो मतलब ये जो एरा था, मतलब ये जो दौर था, तो इस दौर में एक डिजीज जो कि कैटल को इफेक्ट करता है किस तरह से हजारों लाखों लोगों की लाइफ को, भविष्य को शेप कर सकता है और उनकी रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर सकता है वर्ल्ड के साथ कैसे होने वाली है। देखो पास्ट में मतलब हिस्ट्री में अफ्रीका है ना, अफ्रीका एक मतलब समृद्ध एरिया था अपने आप में, और उधर ना मतलब बड़ा एरिया था बहुत, और बहुत छोटी पॉपुलेशन रहती थी।
कई सेंचुरीज तक देखो लैंड और लाइफ स्टॉक मतलब पशु भी जमीन भी अफ्रीकन लिवलीहुड्स के लिए बहुत होती थी, बस उनको कोई भी एक्स्ट्रा मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी, उनके पास जो लैंड या लाइफ स्टॉक है वही उनकी आजीविका चला देगा, उनका रहना सहना उसी में हो जाएगा। लेकिन लेट 19 सेंचुरी में कुछ थोड़े बहुत कंज्यूमर गुड्स ऐसे भी आए जिसके लिए उन्हें थोड़ी सी मजदूरी करनी पड़ेगी, खरीदना है भाई। इस कारण से अगर आप देखो ना अफ्रीका का केस, तो वहां पर लैंड और लाइफ स्टॉक प्रचुर मात्रा में है, सही मात्रा में है। तो लोगों के पास ना उधर किसी पैसे के लिए दिहाड़ी के लिए काम करने का कोई रीजन नहीं था, उनका काम उन्हीं की चीजों से चल जाता था। लेट 19 सेंचुरी में ना यूरोपियंस जो है वो अफ्रीका की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, क्योंकि उनको वहां पे बहुत ज्यादा लैंड और मिनरल्स दिखते थे। यूरोपियंस अफ्रीका में इसलिए आए थे क्योंकि वो उनको इच्छा थी कि वो प्लांटेशन इधर सेट कर दे, माइंस इधर लगा दे, ताकि वो क्रॉप्स भी प्रोड्यूस कर सके और यूरोप के लिए मिनरल्स एक्सपोर्ट कर सके यहाँ से। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि इधर के लोग लेबर नहीं करना चाहते थे, तो शॉर्टेज ऑफ लेबर की प्रॉब्लम थी, क्योंकि लोग ना वेजेस के लिए काम नहीं करना चाहते थे। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, वेजेस के लिए क्यों काम नहीं करना चाहते थे। तो इसके लिए ना एम्प्लॉयर्स ने काफी अलग अलग तरीके यूज किए ताकि वो लेबर को रिक्रूट कर सके और फिर उनको रिटेन करे, मतलब काम पे लगाए रखे। तो देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए, मतलब हैवी टैक्सेस लगा दिए। तो उनको पे करने के लिए उनको काम करना पड़ता था प्लांटेशन या माइंस में। इनहेरिटेंस लॉज चेंज कर दिए। अब लो ऐसा कर दिया उन्होंने कि सिर्फ फैमिली का एक मेंबर उसको मिलेगा लैंड सारा, सिर्फ वही इनहेरिट कर पाएगा उस लैंड को। तो इससे देखो रिजल्ट क्या रहा, लोगों को लेबर मार्केट में जाना पड़ा जिनको लैंड नहीं मिलता था। माइन वर्कर्स जो है उनको भी एक कंपाउंड में बांध के से रख दिया, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, और उनको ना फ्रीली मूव नहीं करने देते थे। अब इन सभी स्थिति में देखो रिंडर पेस्ट आ गया, ये एक बहुत बेकार कैटल डिजीज था। तो रिंडर पेस्ट अफ्रीका में आया था लेट 1880s में। और ये किस तरह से आया था, ब्रिटिश एशिया जो था ना, इधर से कुछ कैटल्स को इंपोर्ट किया गया था, इन्फेक्टेड कैटल्स थी वो, और इनको इंपोर्ट क्यों किया था, क्योंकि ना जो इटालियन सोल्जर्स होते थे जो कि एरित्रिया, ईस्ट अफ्रीका में एरित्रिया है उधर इन्वेड कर रहे थे, उनको खिलाने के लिए कुछ इन्फेक्टेड कैटल्स को इंपोर्ट किया गया था। तो जब ये देखो अफ्रीका में ईस्ट से एंटर की, तो रिंडर पेस्ट ना वेस्ट की तरफ बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैलने लग गया था। तो ये अफ्रीका की अटलांटिक कोस्ट जो है ना उधर 1892 में ही पहुंच गया था। और केप जो कि अफ्रीका की साउदर्न मोस्ट टिप है, 5 साल बाद पहुंच गया था। तो देखो इस रिंडर पेस्ट के कारण 90% कैटल मर गए थे, 90% कैटल का सफाया हो गया। तो ये जो कैटल खराब हुई ना, इसके कारण अफ्रीकन लाइवलीहुड्स पे काफी इफेक्ट पड़ा इसका। प्लांटर्स या फिर माइन ओनर्स जो होते थे और कॉलोनियल गवर्नमेंट जो होते थे ना, अब जो देखो 90% कैटल जा चुकी है, अब जो बची 10% है वो भी इन लोगों ने ले ली, खरीद ली, कुछ भी किया इन्होंने, उस पर मोनोपोली जमा ली, ताकि वो थोड़े से पावरफुल ज्यादा हो जाए, और ना फिर वो अफ्रीकन को लेबर मार्केट में फोर्स कर सके, उनसे लेबर का काम करा सके। तो ये जो थोड़ी सी रिसोर्स बची थी ना कैटल की, इस पर भी अब यूरोपियन कॉलोनाइजर्स का कंट्रोल आ गया था, तो इसके कारण वो लोग अफ्रीका को कंट्रोल भी कर पाए, जीत भी पाए। तो इसी तरह की स्टोरी रहेगी किस तरह से वेस्ट की जो कंकेस्ट थी ना, इसने 19 सेंचुरी का जो वर्ल्ड था उसके कई पार्ट्स पे किस तरह का इम्पैक्ट डाला है। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म करते हैं।